तो लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज देश के लिए बड़ा दिन है। आज एक जिस बड़े अभियान की शुरुआत आज से 9 महीने पहले जनवरी के महीने में हुई थी, उस अभियान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना की जंग में वैक्सीन एक सबसे बड़ा फैक्टर सामने आई थी और उस वैक्सीनेशन को लेकर अब 100 करोड़ डोज का आंकड़ा जो है वो इस देश ने छू लिया है। कितनी बड़ी चुनौती थी 100 करोड़ का आंकड़े को छूना, कैसे ये संभव हो पाया और कैसे इस आंकड़े के जरिए हम एक बड़ी लड़ाई जो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है उससे लड़ पाने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में अब अगले 100 करोड़ के टारगेट की अगर बात करें तो वो किस तरीके से पूरा होगा इस देश में और कितना वक्त उसमें अब लग सकता है, इस पर आज बातचीत करेंगे। साथ ही बात होगी किस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति, किस तरीके से देश की सरकार का काम, किस तरीके से वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ की बात होगी और साथ में बात होगी जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लोगों को टीका लगाने का काम कर रहे थे, उनका योगदान कितना था आज इस आंकड़े तक पहुंचने में। हमारे साथ आज बहुत विशेष मेहमान हैं। आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह जी मौजूद हैं। सरमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, सबसे पहले तो आपके जरिए आपको और पूरे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बधाई देते हैं कि बिना उनके इस पराक्रम के, बिना उनके इस पुरुषार्थ के आज इस आंकड़े तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता अगर वो उनका पुरुषार्थ, उनका पराक्रम इस वैक्सीनेशन महाअभियान में दिल से ना होता। सर, सबसे पहले तो आज एक बड़ा दिन है और कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे ये उपलब्धि भारत ने हासिल की है, कितनी बड़ी चुनौती थी इस फिगर तक हमारे लिए पहुंचना? जी आदित्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी और एक बेमिसाल उपलब्धि है जो अभी तक हम सोच ही सकते थे। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि 10 महीने से कम पीरियड में भी 16 जनवरी को जिस तरह से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, हम ये भी जानते हैं किस तरह से, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे वैक्सीनेशन के लिए लोग जा रहे थे, हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे सिटीज़ में ऐसा हुआ, उनको मारा गया, उनको गालियाँ दी गई, उनके पीछे पड़े। वो सब चीज़ों को, चुनौतियों को पूरा करते हुए भी, उनसे सामना करते हुए भी, जिस तरह से सरकार के लोगों की, जिसमें कि टॉप पर हम प्रधानमंत्री जी की बात कहें या हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने सब किस तरह से लीडरशिप दिखाई और किस तरह से लीड किया कि हमको ये मौका दिया कि इस उपलब्धि को हम छू सकें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके साथ ही साथ एक और दूसरा चैलेंज हमारे सामने आ गया है और वो है कि जो लगभग 30 करोड़ लोगों को ही लगभग दूसरी वैक्सीन लगी है और लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं अभी जिनको अभी दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी हम सब लोगों को प्रयत्न करना होगा। सर, ग्राउंड लेवल पे एक, जैसे आपने भी कहा कि कई चुनौतियों का सामना जो स्थानीय ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको करना पड़ा है। वैक्सीन के बनने से लेकर सबसे पहले जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया, बहुत कम समय में कोरोना की जो ये वैक्सीन है, कोविड रोधी वैक्सीन है, वो देश में तैयार हो गई। और उसके बाद वो कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जगह जगह पर जाकर इसको आगे अमली जामा पहना रहे थे, आपको लगता है कि जो भ्रांतियां शुरुआत के दिनों में देखने को मिल रही थी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर, खासकर आदिवासी ग्रामीण इलाकों में, वो समय के साथ लोगों को जब जागरूक किया गया तो वो भ्रांतियां कम हुई और आज हम जब 100 करोड़ के फिगर पर आज पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनका भ्रांतियों को दूर करने का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें जो हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता तो थे ही, उसके साथ साथ मैं कहूँगा आप सब लोगों को भी, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिकॉज पत्रकार लोग हों, चाहे आप लोग जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने भी अपना बहुत अच्छा कर्तव्य निभाया है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम में हम भी शामिल रहे और जिस तरह से जो मध्य प्रदेश की सूचना संपर्क विभाग है, उसने भी किस तरह से आम जनता तक इस भ्रांतियों को कैसे निकालना है, किस तरह से लोगों में था कि वैक्सीन से हमको कोई लेडी कहती थी बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, कोई कुछ कहते थे, कोई कहते थे मर जाएंगे। तो इस तरह की भ्रांतियां जो इस तरह से जो थी और वो काफ़ी हद तक उनसे जब संवाद किया तो उससे कम हुई। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं
कि जो अप्रैल मई में जिस तरह से कोरोना बहुत एकदम बढ़ गया, तो उसमें लोगों को डर भी लगा था और उस डर से भी बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहना बहुत उचित रहेगा कि जब अब हम देख रहे हैं कि अप्रैल मई में जिस तरह से लोग भीड़ लग रही थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में हमने देखा था कि किस तरह से भगदड़ मच रही थी वैक्सीन लेने के लिए। और आज वही लोग हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोरोना चला गया, अब दूसरी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, भारत वैक्सीनेशन के मामले में ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने कोई वैक्सीन बनाई है और उसको लेकर इतना उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। भारत दुनिया भर में अपना लोहा मनवाता आया है। जीवन रक्षक कई टीके ऐसे हैं जो भारत में निर्मित होते हैं और पूरी दुनिया में वो सप्लाई होते हैं। सर, इससे पहले भी कई बार कई टीकों का अभियान चलाया गया, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, चाहे वो गर्भवती माताओं को लेकर हो, लेकिन जितना उत्साह कोविड के दौरान इस वैक्सीन को लेकर देखा गया, उतना उत्साह पहले कभी शायद नहीं देखा गया। क्या इसका कारण लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे हम एक सिमिलर उदाहरण दे सकते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स हुआ उस समय भी हम बहुत छोटे छोटे थे, तो उस समय लोग भाग जाते थे, तभी भी पब्लिक हेल्थ वर्कर जो थे उनकी एक बहुत बड़ी चैलेंज था। बट अभी रिसेंट पास्ट में मैं बताना चाहूँगा, पोलियो का भी बहुत बड़ा अभियान चला था और बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, जो हमने भारत ने जो अचीव किया था। लेकिन इस समय जो हुआ, सारे मीडिया का, प्रधानमंत्री के कार्यालय से जिस तरह से इसको लीडरशिप दी गई और जिस तरह से खुद उन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे खुद वैक्सीनेशन में भाग लिया, एम्स में गए और पहली वैक्सीनेशन कराया, तो उससे बहुत काफ़ी हद तक लोगों में इसका फर्क पड़ा और जिस तरह से हम सब लोग मिल करके उससे उत्साहित हुए। सर, बिल्कुल उत्साहित हुए और देश की जो सरकार की अगर बात की जाए तो उसकी इच्छा शक्ति किस तरीके से थी। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन के मामले में जब देश ने छुआ। क्या कहा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपको सुनाते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। 30 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये देश की एक उपलब्धि है। देश के सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का, जिन्होंने आगे आकर वैक्सीनेशन करवाया भी और इस महामारी के समय करोड़ों जिंदगियां बचाने का काम भी हुआ। दुनिया भर में 100 करोड़ का ये आंकड़ा पार करके भारत ने दिखाया है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगा के एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नया इतिहास रचा है। ये जिंदगी के डोज देने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। मैं मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, टीका लगाने के अभियान में लगे हुए साथियों को, सभी सामाजिक संगठनों को, भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को और जिन भी बहनों और भाइयों ने टीकाकरण के अभियान में अपना सहयोग दिया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो
प्रधानमंत्री को आपने सुना, सूचना प्रसारण मंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना और सभी एक सुर में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। सरमन सिंह सर, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे फ्रंट से लीड किया। प्रधानमंत्री को हमने देखा जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय जब वैक्सीन बनना शुरू हुई तो वैज्ञानिकों से उनका चाहे मिलने की बात हो, वैक्सीन के अप्रूवल के कुछ समय पहले वो उस लैब में भी गए, तमाम अलग अलग देश भर में जहां वैक्सीन को लेकर काम हो रहा था। और साथ साथ जब उनका नंबर आया वैक्सीन लगवाने का तो सबसे पहले सुबह सुबह वो 7 बजे करीब एम्स सीधे पहुंच गए और वहां उन्होंने वैक्सीन लगवाई। फ्रंट पर लीड करना किसी भी एक अभियान को, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण थी इस पूरे अभियान के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी इच्छा शक्ति का जो परिणाम है वो हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ के इस बहुत ऐतिहासिक आंकड़े को हम छू पाए। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, और वो टॉप लेवल के जो राजनेता हैं, प्रधानमंत्री के लेवल से जब इस तरह से लीड किया जाए और फिर उसके अनुसार नेचुरली सारे बाकी लोग सब उत्साहित होकर के, सारे चाहे मंत्री हों, केंद्र सरकार के हों, चाहे राज्य सरकारों के हों, जहाँ थोड़ा बहुत कहीं हेजिटेशन भी था वो भी लोगों में दूर हुआ और प्रधानमंत्री के साथ सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज़ में साथ दिया। और उसके साथ ही साथ में अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। दोनों कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जब संवाद हुआ और प्रधानमंत्री ने खुद उनको आश्वस्त किया कि आप बढ़ चढ़ कर जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो उन चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ा। और खुद जैसा तीसरी चीज़ उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई तो उससे भी हेजिटेशन लोगों का ख़त्म हुआ। सर 100 करोड़ का फिगर तो हमने करीब 9 महीने के दौरान अब छू लिया है, लेकिन अब आपने भी जिस तरीके से कहा कि अभी 30-31% लोग ऐसे हैं जिनको ही केवल दूसरा डोज लगा है, हालांकि 70-75% लोग हैं इस देश में जिनको कम से कम पहला डोज लग चुका है। लेकिन अगला 100 करोड़ का जो अब टारगेट हमारे सामने होगा, क्या लगता है आपको वो इससे कम ड्यूरेशन में भी पूरा हो सकता है, जिस तरीके से अब गति देश में वैक्सीनेशन को लेकर आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से हमने करके दिखाया है उस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारी पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगा। कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमने बताया अभी कि अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में लोगों को लगने लगा है कि शायद कोरोना अब नहीं है या चला गया है, जो कॉम्प्लेसेंसी आ गई है और सावधानी जिस तरह से पहले कर रहे थे वो नहीं आ रही, और उसी तरह से लोगों में एक कहेंगे पहले हेजिटेंसी थी कि वैक्सीन से शायद नुकसान हो जाएगा, अब हेजिटेंसी तो नहीं वैक्सीन के विषय में, लेकिन उनको कम्प्लेसेंसी जिसको कहते हैं वो हो गया है। तो उनको लगता है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, कोरोना चला गया। ये शायद कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आज का ये दिन हमने प्राप्त किया है, ये आंकड़ा प्राप्त किया, इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा चैलेंज और दूसरा उद्देश्य ये ज़रूर होगा कि 100 करोड़ लोगों को दोनों वैक्सीन लग जाएं जिस दिन, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, भ्रम फैलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे इस देश में, कई राजनीतिक बयानबाजियां भी उस वक्त काफ़ी हुई वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन आज जब इस आंकड़े पर हम पहुंचे हैं, क्या ये आंकड़ा ये बताता है कि देश ने इसको स्वीकार किया है? जो देश के वैज्ञानिकों पर देश के लोगों ने भरोसा किया, उस वैक्सीन को लगवाया और ना सिर्फ उसको स्वीकार किया बल्कि दुनिया भर में जो भारत की दरोगा की हैसियत कहूंगा, बल्कि मैं वैक्सीनेशन के क्षेत्र में अगर दुनिया भर के सामने अगर देखें, ना सिर्फ कोविड बल्कि इससे पहले के तमाम और कई टीकों के मामले में वो भी भारत ने बरकरार रखी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट का और भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी, लगभग 50% कंट्री की पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन जितनी भी लगती है वो सीरम इंस्टीट्यूट से बन के जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता था इस चीज़ का, उनको भी पता चला, और भारत बायोटेक वो भी एक बहुत बड़ा उसने योगदान दिया, जो अपनी खुद की जो इंडिजिनस जिसको वैक्सीन कहते हैं हमारे भारत की बनी हुई, जो NIV पुणे से उन्होंने जो टेक्निक दी थी उससे बनाई जो भारत बायोटेक, उसने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, चाहे MMR की वैक्सीन हो, चाहे दूसरी वैक्सीन हो, उसके लिए उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अब इतना ही नहीं, अब अपने देश में नहीं, अब हम दूसरे देशों को भी भेजने में
कामयाब हुए हैं और प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों में भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन भेजने का और एक्सपोर्ट करने का प्रावधान कर दिया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी खासकर भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। एक तरफ आप दुनिया की एक बड़ी महामारी से लड़ रहे थे, करीब 100 साल बाद ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की महामारी पूरी दुनिया में आई थी और उसमें करीब लाखों लोगों को सिर्फ भारत में ही हमने खो दिया है। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना था, आपको लड़ना भी था और आगामी जो तीसरी लहर की संभावनाएं जो दिखाई दे रही थी, आपको उससे भी जूझना था। दूसरी लहर से हम जूझे ही हैं। उस बीच में वैक्सीनेशन पर काम होना, वैक्सीनेशन को लेकर पूरे तमाम जो आज 100 करोड़ टीके लगे हैं उसको लेकर फंड्स का इंतजाम करना, पैसे का इंतजाम करना, संसाधन तैयार करना, मुहैया कराना। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी काम करना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि हमारी संरचना जो होती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है, हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स को स्ट्रेंथन करना, मोटिवेट करना, और जिस तरह से सारे हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने खुद आकर के बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अनप्रेसिडेंटेड जिसको कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरह से इसको बार फुटिंग पे जिसको हम कहेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने, सब ने, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या बाकी सारे फ्रंटलाइन वर्कर हों, मीडिया हो, सभी लोगों को, बिकॉज मेरा मानना ये है कि कभी भी एक ग्रुप इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं कर सकता, तो इसमें सबका सहयोग रहा है और तभी हम ये चीज़ उपलब्ध कर पाए। सर, अभी तो 2 वैक्सीन, 3 वैक्सीन बल्कि हम कहें कि उस पर लगभग अब पूरे देश भर में लगाई जा रही हैं। नेजल वैक्सीन पर भी वो भी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। कई और वैक्सीन, क्योंकि मुझे याद है जब प्रधानमंत्री ने पहला अपना जब भाषण दिया था, जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा था, कि करीब 6 से 8 वैक्सीन ऐसी थी जो पाइपलाइन में थी, जो बिल्कुल अंतिम स्टेज पर थी। क्या आपको लगता है कि आगामी दिनों में कुछ और वैक्सीन भी हमारे सामने हो सकती हैं, बाजार में हो सकती हैं? देखिए, वैक्सीन तो दूसरी का भी अप्रूवल मिला है, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन या दुनिया में जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है वो मॉडर्ना एंड फाइजर हैं। उनके साथ, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने, इंक्लूडिंग हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री ने, और जो वैक्सीन प्रोग्राम में जो लगे हुए हैं हमारे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, सब ने कोशिश कर ली, लेकिन उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह के हैं कि शायद मॉडर्ना एंड फाइजर तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी, लेकिन बाकी जो वैक्सीन्स हैं जिसमें कि इंडिया गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है, तो वो आ जाएंगी। और अब इस समय तो ऐसा है कि ये दोनों मैन्युफैक्चरर जो हैं, इनसे ही हम लोग बाकी जितना टारगेट है हमारा उसको हम अचीव कर सकते हैं। सर, जन भागीदारी अब कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आगामी दिनों में, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर की संभावना खत्म नहीं हुई है। हम तैयारी कर रहे हैं, एम्स भी अपनी तैयारी पूरी किया हुआ है, देश की सरकार इस पर पूरी तैयारी कर रही है, राज्यों की सरकार कर रही है। ऐसे में, और कोविड को लेकर जिस तरीके से अब ये टीकाकरण चल रहा है, वहाँ अभियान चल रहा है पूरे देश भर में, उसको आगामी दिनों में एक नागरिक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी वैक्सीनेशन करवाने को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, आम नागरिक की तो बिल्कुल भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है हर इस तरह के काम में, जिनमें कि हम कोविड को भी कह सकते हैं। बिना आम नागरिक के, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें उनका बहुत सहयोग ज़रूरत है, उनके सहयोग की, चाहे वो वैक्सीन लगवाना हो, पहली वैक्सीन लगवाना हो या सेकेंड डोज लगवाना हो, और या फिर जो है मास्क पहनना हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जैसा कि आपने भी कहा और हम देख रहे हैं कि चाहे हमारे पड़ोसी देश थाईलैंड हो, चाहे रसिया हो, रोमानिया हो, ईरान हो और यूके हो, इन सारे कंट्रीज़ में दोबारा से वो कोरोना अपना मुंह फैला रहा है। तो उसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि तीसरी वेव अब नहीं आएगी, अभी भी तीसरी वेव आ सकती है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं त्यौहार जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भूल गए हैं कि उनको लगता है कि अब तो कोरोना नहीं आएगा, हमको मस्ती करने दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी कोरोना है, क्योंकि हमारे पड़ोस के देशों में है और वहाँ से आने में देर नहीं लगेगी, तो अभी वैक्सीन लगवाएं, दूसरी डोज जरूर लगवाएं, मास्क पहनें, हैंड हाइजीन रखें एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं
वो जरूर रखें। सर, समय के साथ इस पूरे अभियान में कई उतार चढ़ाव भी हमने देखे, कई बदलाव भी हमने देखे। जब ये वैक्सीन आई थी उस वक्त जो एक पहली गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर जारी की गई थी, उसमें कई सारी बातें थी। 10 से 5 का समय तय किया गया था। ये भी कहा गया था कि 100 जो एक दिन में 100 डोज जो है एक सेंटर पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद 24 घंटे भी इसको कर दिया गया। फिर वो संख्या भी बढ़ा दी गई। फिर धीरे धीरे महाअभियान देखने को मिले। वैक्सीन के दामों को लेकर भी कई बार 2 बार बदलाव हमें देखने को मिले थे दोनों कंपनियों की तरफ से। समय के साथ कोविन पोर्टल जो सरकार ने बनाया था उसमें भी अपग्रेडेशन होता गया चरणबद्ध तरीके से। क्या हमारे देश में एक सबसे पहली बात तो वो जो कोविन पोर्टल हमारा है, जिसको दुनिया भर ने माना है कि एक बड़ा टेस्टेड और बड़ा अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन कराने को लेकर, आपको लगता है कि हम समय के साथ सीखते भी गए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते भी गए, और जहां हमारी खामियां थी, कमियां थी, उसको भी समय रहते ही हमने पूरा कर लिया, तभी आज हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाए समय पर जल्दी से जल्दी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है पिछले लगभग 1 साल में इंडिया ने रियलाइज़ भी किया इस बात को, कमी को, जो कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली जैसे हम कहेंगे ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम जो थे वो भारत सरकार ने जगह जगह लगाए, बेड्स बढ़ाए, आईसीयू बेड बढ़ाए। उसके साथ ही साथ वैक्सीन की बात करें तो ड्रोन के थ्रू जो डिफ़िकल्ट टू रीच जिनको कहते हैं, जो ऐसे एरिया जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर ड्रोन के थ्रू वैक्सीनेशन का प्रोविज़न किया। नॉर्थ ईस्ट हो चाहे ट्राइबल एरियाज़ कुछ मध्य प्रदेश के हों, वहाँ भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से बहुत सारे जो नुक्कड़ नाटक उस तरह की चीज़ें हों या टीवी माध्यम हो, पत्रकार के माध्यम से हो, किस तरह से हर तरफ से जिसको कहते हैं मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच उस तरह से की गई और तभी ये संभव हो पाया है। सर, मार्च में लॉकडाउन लगा था 2020 में, और वायरस का खतरा जो है वो जनवरी फरवरी से हमारे सामने आना शुरू हो गया था 2020 में। तब से आपका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं वो लगे हुए थे फ्रंट लाइन पर आकर। करीब करीब अब 2 साल का वक्त होने को आ रहा है। इन 2 सालों में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, इन 2 सालों में कई फेज उन्होंने देखे। अस्पतालों की बात की जाए, संक्रमण की दूसरी लहर की बात की जाए, या फिर टीकाकरण की बात की जाए, कैसे एक मनोबल बनाए रखना उनका, कैसे उनको इस बात के लिए तैयार रखना कि अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई अभी हम ये कहें कि लगभग हम मुहाने पे तो पहुंच रहे हैं उसके, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त हमारे सामने दिख सकता है। सर, वो मनोबल बढ़ाए रखना, वो कंसंट्रेशन बनाए रखना कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आगामी दिनों में? जी बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले लगभग 1.5 साल से बहुत डिफ़िकल्ट भी था, और ये सब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि वो मोटिवेट रहे। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, बिकॉज जिस तरह से शुरू में हम सब जानते हैं मास्क तक अवेलेबल नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं थी, हैंड सैनिटाइज़र नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन सब को ओवरकम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के सामने रहा, लेकिन हमने सब ने ओवरकम किया। और मैं इसी के साथ सब लोगों को, उन सब लोगों को जो भी इस काम में, इस उपलब्धि में हिस्सेदार थे, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और एक बार फिर आपको बधाई और आपको शुभकामनाएं आपके जरिए उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को देना चाहेंगे सर, कि जिनके योगदान के बिना आज ये फिगर तक पहुंचना संभव नहीं था। और देश जो ये जंग लड़ रहा है, दुनिया इस जंग को लड़ रही है, उसमें भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है, क्योंकि ये मान के चलिए कि कोई एक देश अगर संक्रमित रहेगा, कोई एक देश अगर वैक्सीनेट नहीं हो पाएगा, तो पूरी दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती है। लिहाजा हर देश की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। भारत उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, और वो किस तरीके से निभा रहा है, ये फिगर जो 100 करोड़ का आंकड़ा आज हमने छुआ है, ये इसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। डॉक्टर सरमन सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका हमारे साथ, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।